नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू इंजीनियरिंग बीस्ट यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है अमन और आज हम शुरू करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल शुरू करने के पीछे रीज़न ये है कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि बिल्डिंग मटेरियल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे और बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट करते हुए टॉप 5 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे सबसे पहले, और उनमें पहले मास्टरी हासिल करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे सीमेंट के कुछ क्वेश्चंस। बेसिकली ये थ्योरी थ्रू क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें ज़्यादातर अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो थ्योरी अपने आप ही कवर हो जाती है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस थ्योरेटिकल ही बनते हैं। इसके जो कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं उनको भी करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दो चार चीज़ें मैं आपको और बता दूं शुरू करने से पहले कि इस वीडियो में सीमेंट के बारे में सबसे पहले तो बेसिक उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बातें होंगी, कुछ उनके टेस्ट के बारे में बात होंगी, और उसके बाद बोगस कंपाउंड्स के बारे में, उसके बाद कुछ जो नॉर्मल ईएससी में क्वेश्चंस पूछे गए। और आपको देख के यकीन नहीं होगा कि इतने सिंपल क्वेश्चंस भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछे जाते हैं। बट एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि हम वहाँ उन क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। और एसएससी जेईई में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं बिल्डिंग मटेरियल से। तो बस हमें देखना है कि चीज़ें आती हैं हमें तो हम कर पाएंगे उनको। और दूसरी बात, अगर उनकी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम जब हमारे ऊपर प्रेशर होगा ना, उस सिचुएशन में भी कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। बीच बीच में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि कैसे कैसे क्या करना है। और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सबसे पहले तो अपने। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट के बारे में पता है तो आप इसको एक झटके में लगा के ले जाओगे। बेसिकली लाइम कंटेंट जो होता है 60 to 65%, सिलिका 17 to 25% और अदर्स 15% इसमें दे रखे हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाइम 63, सिलिका 22 एंड अदर्स 15%। अब आगे से ये याद रखना, ये तो पहला ऑप्शन हमें मिल ही गया, लेकिन जब भी पहला ऑप्शन आपको लगे कि सही है तो सारे ऑप्शंस देख लेना एक बार। ये तो खैर कंस्टिट्यूएंट की बात है, तो कंस्टिट्यूएंट तो सेम ही रहेंगे, तो इसलिए टिक कर देना पहला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टली भी टिक कर सकते हैं इसको। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको पहला ऑप्शन मिले तो उसको दोबारा चेक करना, बाकी के 3 ऑप्शंस पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है उस क्वेश्चन के। तो चलो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आपको थोड़ा कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बता देता हूँ मैं और ज़्यादा। तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के, वो होते हैं लाइम, 60 to 65% होता है। कंट्रोल करता है स्ट्रेंथ को और साउंडनेस देता है। अगर कम हो तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सेटिंग टाइम भी कम हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। साउंडनेस मतलब होता है कि वॉल्यूम चेंज की रजिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है सीमेंट को, उसको बोलते हैं साउंडनेस। अगर अनसाउंड हो रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसकी वजह से। सिलिका की बात करें अगर हम, तो 17 से 25% होता है। स्ट्रेंथ देता है हमें। अगर एक्सिस में होगा तो स्लो सेटिंग होगी उसकी। एल्यूमिना की बात करते हैं तो एल्यूमिना की वजह से क्विक सेटिंग होती है। अगर ज़्यादा होगा तो लोअर कर देता है स्ट्रेंथ को। 3 से 8% की मात्रा में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड ग्रेइश कलर देता है और फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एक्ट करता है फ्लक्स की तरह। 0.5 to 6% इसका कंपोजिशन होता है बेसिकली। मैग्नीशिया, MgO, मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं, ये इम्पार्ट करता है कलर। कलर होता है येलोइश और हार्डनेस देता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्रैक पड़ जाते हैं मोटार में और कंक्रीट में, और ये अनसाउंड बना देता है सीमेंट को। अनसाउंड को मतलब आपको बता ही चुका हूँ पहले। इसकी भी जो मात्रा होती है वो होती है 0.5 to 4%। सोडा और पोटास होते हैं, ये एल्कलीज होते हैं बेसिकली, जिनको हम चाहते तो नहीं है कि ये सीमेंट में हो, लेकिन आ जाते हैं। दिक्कत ही देंगे जिनको ना चाहें और आ जाए तो ये एफ्लोरेसेंस एंड क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब आपको पता ही है, दरारें पड़ जाती हैं। एफ्लोरेसेंस मतलब जो स्टेन टाइप का आ जाता है सीमेंट के ऊपर, वाइटिश स्टेन, वो इसकी वजह से आता है। 0.5 to 1% होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है वॉल्यूम चेंज के लिए, 1 से 2% होता है। हालांकि इसको भी नहीं चाहते हम कि हो ये सीमेंट का, लेकिन क्या करें, कुछ
ना चाहते हुए भी चीज़ें हर किसी की ज़िंदगी में आ जाती हैं, आपकी में भी आई होंगी। तो इस सीमेंट की लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं। चलो थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो ये आईईएस का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अब बताओ, अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं, अब सीधा सीधा यही पूछ लिया कि भाई सीमेंट को स्ट्रेंथ कौन सा कंपाउंड देता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सिलिका, एल्यूमिना, ये कैल्शियम सल्फेट होगा। कैल्शियम सल्फेट बेसिकली एक रिटार्डर है जो सीमेंट के सेटिंग टाइम को डिले कराता है, और इसका कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा। तो बेसिकली यहाँ पे तो आपने पीछे ही देखा है, सिलिका ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट एब्रीवेटेड बाई C3A रिप्रेजेंट्स। तो मतलब बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि C3A से क्या रिप्रेजेंट होता है। तो C3A बेसिकली आपको इतना तो दिख ही रहा होगा, तीन तीन है C के एटम्स, तो ट्राई होगा मतलब डाई तो नहीं होने वाला है। अब अगर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट की बात करें तो ये कुछ होता ही नहीं है, कोई भी वागस कंपाउंड का नाम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट नहीं होता है। बेसिकली ये होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, फेलाइट बोलते हैं वैसे इसको। ऐसे याद कर लो जैसे इसका सरनेम है फेलाइट, फेलाइट मतलब फालतू। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इसका सही आंसर होगा, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। C3A रिप्रेजेंट्स करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को। अब इन चारों बोगस कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, और सबसे पहले ये बता दूं कि बोगस कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक्चुअल में बोगस कंपाउंड्स होते हैं जो सीमेंट के क्लिंकर के टाइम पे फॉर्म होते हैं। मतलब जब सीमेंट हम बनाते हैं तो उस टाइम पे ही इनका फॉर्मेशन हो जाता है। और बेसिकली ये पहले कंपाउंड होते हैं, जब हम वाटर का एडिशन करते हैं तो यही रेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है हमारा, ये फ्लैश सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये हमारा अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट ये प्रोवाइड करता है हमें सबसे लास्ट तक जो स्ट्रेंथ, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ जिसको हम बोल सकते हैं, वो डाई कैल्शियम सिलिकेट देता है। तो चलो बेसिक सा इनके बारे में मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको हम एलाइट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर वो यही होता है, एलाइट। लगभग 50% के आसपास होता है बेसिक, मोटा मोटे तौर पे देखें हम तो। डाई कैल्शियम सिलिकेट की अगर हम लोग बात करें तो डाई कैल्शियम सिलिकेट हमारा बेलाइट के नाम से जाना जाता है, और ये 25 to 30% ऐसे कुछ वेरी करता है। अगर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात करें तो इसको हम सैलाइट बोलते हैं, और ये C3A से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। यही हमारा क्वेश्चन था और ये SSC जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, सॉरी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ये होता है फेलाइट। C4AF से इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसका कोई रोल वोल नहीं होता है। सबसे ज़्यादा बकवास इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, मतलब नाक के बराबर कोई इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती नहीं है, बस फ्लैश सेटिंग होती है 24 आवर्स में। ये हाइड्रेशन देता है, मतलब हाइड्रेशन होता रहता है इसका विद इन 24 आवर्स आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। तो बेसिकली सबसे खराब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसी ठोस कंपाउंड की होती है तो वो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट की। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो डाई कैल्शियम सिलिकेट हमें प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो सबसे मतलब जो फ्लैश सेटिंग होती है, मतलब क्विक सेटिंग जो प्रॉपर्टी एक तरीके से हम बोल सकते हैं, वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो ये सारे बोगस कंपाउंड्स के बारे में बात हो गई। मैं कुछ इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन ये आया हमारा बोगस कंपाउंड्स का, तो मैंने चारों बोगस कंपाउंड्स आपको एक बेसिक क्राइटेरिया से इनके बारे में बेसिक बेसिक इन्फो भी दे दी और इस क्वेश्चन को भी लगवा दिया। एज यूजुअल ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी हम करेंगे, वीडियो एक और लेके आएंगे सीमेंट के ऊपर ही, उसमें लगभग सारा ही कवर हो जाएगा। अब देखो, मैं ये बोल दूं कि 100% कवर अप हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर देने आप जा रहे हो तो वो भी दो एक आध क्वेश्चन वो लोग ऐसे सेटअप करते हैं, मतलब 80% क्वेश्चन तो नॉर्मल मिलेंगे आपको जो यहीं से रिपीट हो जाएंगे, लेकिन 20% क्वेश्चन वो लोग ऐसे करते हैं कि जिनको आप करी मतलब कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट वो रिक्वायर करते हैं थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज। अगर आप उन 20% के पीछे भागोगे तो ये 80% भी आपका कवर अप नहीं हो पाएगा।
अगर आपको कवर अप करना है तो या तो आप बहुत पहले से इसकी नॉलेज लेके बैठे हैं तो आप उन 20% के पीछे भाग सकते हैं, या फिर पहले आप इन्हें कवर करो और अगर आपको टाइम मिलता है तो उसके बाद उस इन डेप्थ नॉलेज को भी हम टटोलेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी आपको बातें बताता रहूँगा। देखो यार, पढ़ना सबको आता है, सबको पता है कि ये सिलेबस है, ये क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं, बट जो एक बेसिक फोर्स होती है ना उस पेपर के पीछे निकलने वाली, कि हमें करना क्या है इस पेपर में, मतलब हम अपना माइंड ही लूज कर देते हैं, सही वर्ड्स में बोलूँ तो। मतलब ना तो कंसिस्टेंसी रख पाते हैं ना कुछ और रख पाते हैं। तो इसलिए इसलिए बीच बीच में कुछ ऐसी भी बातें होंगी, उसके बाद आगे का सिस्टम देखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। अब देखो, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाते हैं, मतलब कोई वैल्यू तक आपको कई बार तो चेंज नहीं मिलेगी, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन वो आपको डाल देगा। तो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। अब बहुत सारे लोग इसमें यही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, लेस देन 25%, मतलब आपको लगेगा कि हाँ 25% ही होता है, तो आप इसको ही टिक मार के चले आएंगे। ऐसे करके आपको लगेगा कि हाँ भाई यही होता है, तो इसको करके चले आएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। आपको मैं बता दूं कि ये 25% नहीं होता है। 25% जब होता जब ये कंप्लीट नहीं आता, सिर्फ बोलता हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना चाहिए? तो बेसिकली 25% तो चाहिए होता है सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए। 25% नहीं होता, वो 23% होता है एक्चुअल में। तो 23% सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए, और 15% जो पानी होता है वो जो वॉइड्स होते हैं सीमेंट के, उसके अंदर एंट्रैप्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 35% से ज़्यादा, लेकिन 48 से 45% से कम। तो इस तरीके से जब पहला ऑप्शन आपको सही मिले तो उसको नीचे तक क्वेश्चंस को देखना है और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना होगा, वरना क्वेश्चन पहला ऑप्शन टिक करते ही गलत हो जाएगा। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चंस में ये सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि पहला ऑप्शन देखते हैं तो मोस्टली उसको ये मान के चलो कि ये गलत होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई एकदम कंपोजिशन पूछ लिया या कुछ ऐसा पूछ लिया तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना जरूरी है। किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप पूरा पढ़ें, 4 ऑप्शन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, सारे के सारे ये सीमेंट के टेस्ट हैं और ये कौन सा एपरेटस इनके लिए यूज होता है बेसिकली। तो अगर हम फाइननेस ऑफ सीमेंट की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप 2 या 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो, या तो 2 को एलिमिनेट कर लो, या फिर कोई ऐसा देख लो जैसे ऑप्शंस वाइज जाके कि जिसमें 1-2 ऑप्शन इधर उधर हो रहा हो, बाकी सब सेम हो। उस टाइप से आपको क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है। तो जैसे आपको मान लो 2-3 चीज़ें पता है, जैसे फाइननेस ऑफ सीमेंट हमें पता है एयर परमेबिलिटी से निकलता है, तो ए का 3 हो गया। अब दोनों में 3 दे रखा है। अब अगर हम बी या सी को एलिमिनेट कर लें, यहाँ पे तो शायद ये नहीं है पॉसिबल, चलो देखते हैं। अब सेटिंग टाइम की बात करें तो ये विकेट्स नीडल से हम निकाल सकते हैं। साउंडनेस की बात करें तो ली चैटिलियर एपरेटस से निकाल सकते हैं। वर्केबिलिटी स्लम्प से। तो डी का 4 और ए का 3 फाइननेस ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी एपरेटस, और डी का 4 स्लम्प कोन। ए का 3, डी का 4, मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही, अगर ए वाला और डी वाला हमें पता है तो आसानी से हो सकता है ये क्वेश्चन, या बी सी भी पता हूँ तो भी हो जाएगा। तो अभी हम इन टेस्ट के बारे में, ये तो 4 टेस्ट हैं, सिर्फ 1-2 टेस्ट और, इन सारे टेस्ट के बारे में एक बेसिक सा आपको इंफॉर्मेशन कह लो या। तो फाइननेस टेस्ट जो है हमारा, वो किसके लिए होता है? एयर परमेबिलिटी के लिए। या इससे हम नापते क्या है? तो सरफेस एरिया निकालते हैं हम इससे। ये मेजर मीन साइज ऑफ ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स का सबसे मीन साइज क्या है और सरफेस एरिया क्या है, ये बेसिकली सेम ही थिंग है। इसके लिए या तो सीव मेथड यूज़ करते हैं या एयर परमेबिलिटी मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीव मेथड है ये तो अभी इस वक्त
ऑब्सोलीट हो चुका है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो एयर परमेबिलिटी मेथड या नर्स एंड ब्लेंस मेथड भी इसे बोल देते हैं हम, और सेडिमेंटेशन मेथड या वेंगर टर्बिडिटी मेथड ये यूज़ करते हैं हम फाइनेंस निकालने के लिए। कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालने के लिए विकेट सेपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम बेसिकली निकालते हैं कि कितने पानी की रिक्वायरमेंट है एक पेस्ट बनाने के लिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी के। तीसरा टेस्ट सेटिंग टाइम का बात करें तो सेटिंग टाइम भी विकेट सेपरेटर्स से निकलता है। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे कि सेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं विकेट सेपरेटर्स से, और कंसिस्टेंसी भी कैसे निकालते हैं हम विकेट सेपरेटर्स से। इन सब चीज़ के लिए मैंने एक क्वेश्चन इसमें ऐसा डाल रखा है जिससे आपका विकेट सेपरेटर्स पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर हम साउंडनेस की बात करें तो ली चैटिलियर्स और ऑटोक्लेव टेस्ट दोनों यूज़ होते हैं। ये साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए यूज़ होता है। साउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज, वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और ली चैटिलियर्स में केवल फ्री लाइम कंटेंट की वजह से हम निकाल सकते हैं कि कितना अनसाउंड हो रहा है। और ऑटोक्लेव जिसे बोलते हैं, फ्री लाइम और मैग्नीशिया की वजह से, दोनों की वजह से ऑटोक्लेव टेस्ट से हम निकाल सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन ये कैलोरीमीटर मेथड से निकालते हैं। इससे हम निकालते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कितना रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं ली चैटिलियर्स फ्लास्क। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम ली चैटिलियर्स फ्लास्क से निकालते हैं, और ली चैटिलियर्स एपरेटस से हम साउंडनेस निकालते हैं। मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है 2013 का। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन इट्स। अब बताओ यार, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको क्या मिल सकता है? एल्यूमिना कंटेंट, आयरन ऑक्साइड कंटेंट, फ्री लाइम कंटेंट, ड्यूरेबिलिटी अंडर सी वाटर। अगर आता है तो सीधा सीधा लगेगा, नहीं आता है तो सब एक जैसे ऑप्शन दिखाई देते हैं। फिर तो जय माता दी बोली और कोई भी तुक्का फेलिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। फ्री लाइम कंटेंट इसका सही आंसर होगा। अभी पीछे हमने देखा है कि साउंडनेस टेस्ट से हम फ्री लाइम कंटेंट निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। अब देख लो, अभी हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं हम। बेसिकली एरिया होता है पर यूनिट मास, और ओपीसी के लिए हम बात करें तो 2250 मीटर स्क्वायर पर केजी होती है एक वैल्यू सर्टेन। मतलब इसके आसपास होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए। फाइननेस ऑफ सीमेंट अगर उसकी बेहतर रखनी है हमें तो उसका जो एरिया है। अब ये फाइननेस ऑफ सीमेंट हम निकालते क्यों हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन को इफेक्ट करता है, और जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट करता है। जितना फाइन सीमेंट होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा, और स्ट्रेंथ गेन उतनी ही जल्दी करेगा ड्यू टू फाइननेस। क्योंकि जो सरफेस एरिया जो होगा ना हमारा, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो उसके आसपास एरिया ज़्यादा होगा और वो जल्दी से रिएक्ट करेंगे, और जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना ही ये लो होता चला जाएगा। एक बेसिक सी नॉलेज मुझे लगा कि ज़रूरी है इसके लिए, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। अब इस क्वेश्चन को लाने के पीछे दो लॉजिक है। एक तो इसमें यह गिवन नहीं है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कौन सा ग्रेड हमें यूज़ करना है। दूसरा, एक चीज़ और भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो अगर आपको कोई भी सीमेंट का ग्रेड नहीं गिवन है तो आप 33 ग्रेड मान के चलेंगे, और 33 ग्रेड की जो होती है वो होती है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो होगा 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स चेंज कर लेंगे, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है आपको पेपर के दौरान, क्योंकि यूनिट से भी ये लोग बहुत खेलते हैं और उसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं जल्दबाजी में। वो उस नज़रअंदाजगी का रीज़न ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, और दूसरी बात हम यूनिट्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक यूनिट्स को लेके स्पेसिफिक क्लास में डालूँ जिसमें बेसिक्स यूनिट्स सारी कवर अप हो, उनका कन्वर्जन कवर अप हो, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, जो भी चीज़ें मुझे लगेंगी कि हाँ करनी चाहिए मैं उनको ज़रूर करूँगा। और देखो मेरे ऊपर डिपेंड बिल्कुल ना रहे, मैं ये बताऊँगा आपको।
इसको कहने के पीछे के 2-3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले आपकी तैयारी जो है वो आपके खुद के दम पे होनी चाहिए। मैं सिर्फ़ आपको गाइड करूँगा, पता आपको भी है कि क्या करना है। छोटे बच्चे तो कोई हो नहीं, बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, जो भी आपकी एजुकेशन है। बहुत से लोग तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देते हैं। तो बेसिकली सबको पता होता है, बस एक गाइड, एक डायरेक्शन चाहिए होती है। वो डायरेक्शन देने का काम मैं आपको कर सकता हूँ। बाकी बैठना आपको पड़ेगा, परसीव आपको करना पड़ेगा। मतलब बहुत से लोग होते हैं कि 2 दिन मोटिवेशन रही, पढ़ाई की मस्त से, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यार बोरियत हो रही है, किताब बंद, मस्ती करते हैं दोस्तों के साथ। भाई 3-4 महीने के लिए सन्यासी बन जाओ। कोई तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पार्टनर है, जैसा भी है, अगर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन 3 महीने, आने वाले 3 महीने जो है तुम्हारी लाइफ के सबसे क्रूशियल हैं, अगर तुम्हें कुछ ज़िंदगी में करना है तो। अदरवाइज़ तो बहुत सारे एसएससी जेईई आएंगे, कितने सारे पेपर्स आते हैं चले जाते हैं, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, यही लाइफ चलती रहेगी। समाज में कोई इज्जत इंजीनियर्स की वैसे ही नहीं होती है खास। तो अगर इज्जतें चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना है, तो ये 3-4 महीने आपके डिसाइडिंग फैक्टर होंगे आपकी लाइफ के। आपके टाइम को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट की तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपके लिए करना ही नहीं है इस वक्त। सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी वहाँ करना है जहाँ नेसेसरी हो। तो चलो पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। और इस क्वेश्चन को लाने का एक तो मैंने ये बता दिया आपको कि लॉजिक ये था कि 33 ग्रेड लेंगे। दूसरा ये था कि इसमें जो 3 डे और 7 डे की जो स्ट्रेंथ होती है, या 7 डे और 28 डे की जो स्ट्रेंथ होती है, उसमें लगभग कितना डिफरेंस होता है, मतलब क्या रेशियो होता है। तो 7 डे की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग लगभग 2/3 होती है 28 डेज की स्ट्रेंथ की। ये एक बेसिक सा लॉजिक है, इसको आप ध्यान में रखना। ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 22 है 7 डेज की और 33 है 28 डेज की। तो 2/3 है 28 डेज का 7 डेज। और ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की एक दिन की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 16, जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 3 दिन की स्ट्रेंथ है। मतलब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। मतलब पहले दिन ही हमें उतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी जितनी कि यहाँ पे हमें 3 दिन में मिलने वाली है, और जो यहाँ 7 दिन में मिलेगी वो हमें उससे भी ज़्यादा 3 दिन में मिल जाएगी। तो इस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमें अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो। जैसे कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है अर्ली स्ट्रेंथ, जैसे रोड रिपेयर वर्क हैं, रोड वर्क हैं, और स्लीपर्स कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे फॉर्म वर्क को रीयूटिलाइज करना है। मतलब जल्दी जल्दी रीयूटिलाइज का मतलब होता है जल्दी मतलब वापस जल्दी से यूज़ करना है उसको। तो जहाँ पे हमें अर्ली स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने विकेट्स के बारे में बोला था आपको कि कैसे, मतलब क्या चीज़ नापते हैं उससे, कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, उसका एपरेटस क्या होगा, तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बेसिकली इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ विकेट प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम। तो इसकी लेंथ जो है 40 से 50 mm होती है विकेट प्लंजर की। ये रहा इसका आंसर, 40 से 50 mm। बड़ी ही थ्योरेटिकल वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी टेस्ट हम कैसे निकालते हैं कि 10 mm का हमारा प्लंजर होता है, सॉलिड सर्कुलर शेप का। 40 mm लेंथ माने अगर हम अपने, जो भी हमारा वो है एपरेटस उसकी, तो जब हमारा प्लंजर ऊपर से 33 से 35 mm पेनिट्रेट कर जाए वाटर एडिशन सीमेंट में करने के बाद, जो हमारा पेस्ट होगा, जब हम उसे माउल्ड में भरेंगे, तो जब 33 से 35 mm हमारा पेनिट्रेशन हो जाएगा ऊपर से, या 5 से 7 नीचे से जब रह जाएगा, तब जो हमारी कंसिस्टेंसी होगी पेस्ट की, उसको हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो 1 mm स्क्वायर निडल होता है यहाँ पे, और जब ये 1 mm स्क्वायर निडल 33 से 35 mm हमारा
उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए माउल्ड के अंदर, तब हम बोलते हैं कि हाँ ये इतना इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, जितने टाइम के अंदर। अब इसके अंदर जो पानी लेते हैं हम, वाटर की जो हमारी क्वांटिटी होती है वो 85% लेते हैं वाटर का, जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के दौरान हमने लिया था। अगर हम फाइनल सेटिंग की बात करें तो इसमें 5 mm का एक एनुलर रिंग होता है और इसको हम यूज़ करते हैं। और फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जिसमें कि निडल जो सेंटर पे है वो तो वहाँ पे सेंटर पे एक मार्क छोड़ दे, लेकिन जो एनुलर कॉलर है, ये हमारा एनुलर रिंग है, ये हमारा कोई भी इंप्रेशन ना छोड़ पाए अगर सीमेंट के ऊपर, उस हमारे माउल्ड के ऊपर जो हमारा सीमेंट का पेस्ट है उसके ऊपर कोई भी अगर हमारा निशान एनुलर रिंग नहीं छोड़ रहा है और हमारा जो पिन है जो सेंटर में इसके निडल है वो छोड़ रही है एक मार्क, तो वो फाइनल सेटिंग होता है। बेसिकली ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट का, और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा जा सकता है अब लगभग ये हमारा जा सकता है 10 घंटे तक। अब ये तो हमारा विकेट सेपरेटर्स के बारे में सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्नो सैंड इज। अब जो मैं बात कर रहा था कि टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब उतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है अगर आपको पता है स्नो सैंड क्या है तो बेसिकली, लेकिन इसके जो ऑप्शंस है ना वो थोड़े कंफ्यूजिंग है कि पाउडर्ड लाइम होता है क्या, वाइट होता है पाउडर्ड लाइम भी। स्नो सैंड मतलब हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वाइटिश होगा, मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड लाइम ये भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं है। मतलब ऑप्शंस के थ्रू भी एक क्वेश्चन टफ बनाया जा सकता है, और कुछ कोई क्वेश्चंस होते हैं कि वो वैसे टिपिकल होते हैं लेकिन ऑप्शंस आप अगर जानते हैं तो एक ही ऑप्शन देख के आप क्लिक कर सकता है वो आपके माइंड में। तो ये स्नो सैंड जो होता है कलर्ड सीमेंट होता है बेसिकली, और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं कि ये एक सीमेंट बेस्ड पेंट है जो कि नॉर्मली यूज़ होता है पेंटिंग के लिए एक्सटीरियर वॉल्स को, और वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट की तरह ये काम करता है। बेसिक सी दो ही चीज़ें हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा खास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि इफ P इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑन सीमेंट इज। ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया हुआ था, इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली ये पूछ रहा है कि अगर हम विकेट सेपरेटर्स के थ्रू जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का टेस्ट करते हैं उसके बाद हम इनिशियल सेटिंग टाइम का भी टेस्ट करते हैं, तो इस इनिशियल सेटिंग टाइम में स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का कितना परसेंटेज लेते हैं हम। तो मान के चलो कि अगर 100 ग्राम पानी हमारा लगा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए, तो हम 85 ग्राम पानी लेंगे किसके लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए। ओपीसी के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि 30 मिनट कम से कम इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम लमसम 10 घंटे के आसपास होता है। तो ये बहुत बेसिक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको बता दूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए चाहिए हमारे लिए 85% ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी सेम ही चाहिए। साउंडनेस टेस्ट के लिए हमें चाहिए होता है 78% ऑफ इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो P/4 + 3% चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, अगर तो ये होता है P/5 + 3% होता है। यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो उसमें इसको दिखा दूंगा। अब बात आती है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हम क्यों करते हैं। तो आपको पता है कि कंक्रीट हमारी सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल होती है वो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम सीमेंट की या कंक्रीट की चेक करते हैं तो आपने देखा होगा बीम्स में हम कंप्रेसिव साइड में अंडर रीइंफोर्स्ड बीम्स में बेसिकली, तो वहाँ पे हम रेइंफोर्समेंट नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरफ टेंशन आना होता है उस तरफ हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज क्वाइट लो, और कंक्रीट बनता है हमारा सीमेंट से। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ कुछ कनेक्ट करेंगे, कुछ कुछ याद करने के नए तरीके ईजाद करेंगे। इस वीडियो में तो मैं केवल एक बेसिक सा लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आगे मैं चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। टाइम की कमी की वजह से फ़िलहाल बस एक स्टार्टअप दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को, तो उस तरीके से समझे चीज़ों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये है कि विच IS कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। अब देखो, IS कोड से क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट। IS 456 2000 पूछ ले तो RCC के लिए, लेकिन मतलब जो बेसिक बेसिक से होते हैं वो तो सबके उस पे होते हैं, फिंगर टिप्स पे। लेकिन पूछा क्या है इसने, अबाउट सीमेंट प्लास्टर, और बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2018 में पूछा गया, 2017 वाली SSC में। अब जो मैं बोल रहा था, फिर अगेन यहाँ पे प्रूव होता है कि अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो टिपिकल भी है और नहीं भी है। अगर आपको पता है कि कौन सा कोड है ये, इसमें ऑप्शंस कंफ्यूजिंग नहीं है, पता है तो सीधा लगा दोगे, नहीं पता है तो सीधा स्किप। यहाँ दिमाग मारने की या टाइम खोटी करने की, तुक्का मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे इसका सीधा कोई कॉन्सेप्चुअल आंसर नहीं होगा, इसका सीधा आंसर है IS 1661। कुछ ये जो सारे कोड्स हैं इनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स दे रखी हैं। बेसिकली ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बस इसके IS 1500 को आप एक तरीके से ध्यान से देख लो। और इसका है ये मेथड ऑफ ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट फॉर मेटलिक मटेरियल्स। और IS 1661 होता है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट एंड सीमेंट लाइम प्लास्टर फिनिशेस। ये 1221 फाउंटेन पेन इंक का है, मुझे नहीं लगता कि कभी पूछा जाएगा, क्योंकि डाई बेस्ड है, सिविल इंजीनियर्स का क्या मतलब है फाउंटेन पेन से, फिर भी अगर आ जाए तो। और 1400 ऑप्टिकल ग्लास के लिए होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू। यहाँ पे ये 1400 फिर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑप्टिकल ग्लास शायद ग्लास मटेरियल में डाल के कुछ भी पूछ सकते हैं ना टफ करने के लिए, तो यहाँ पूछ सकते हैं इन चीज़ों को। तो बस इतना सा है इसका, आगे चलते हैं अगली साइड पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S रिजल्ट्स इन। अब देखो, लो परसेंट C3S की है, मतलब इनिशियल सेटिंग, मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ जो होगी, सॉरी, इनिशियल स्ट्रेंथ उसको नहीं मिलेगी। क्वेश्चंस को समझने का तरीका मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि अगर लो परसेंटेज ऑफ सीमेंट दे रखा है C3S का, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एलाइड भी जिसको हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, मतलब इनिशियल फेज में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है सीमेंट को, C3S के द्वारा की जाती है। एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S, C2S होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसकी क्वांटिटी 25-30% के आसपास होती है, बोगस कंपाउंड है। और ये देता है हमें लो हीट हाइड्रेशन, और दूसरी चीज़ हमें देता है ये कि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, मतलब धीरे 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 स्ट्रेंथ बहुत लंबे समय तक बढ़ती रहेगी। ये मास कंक्रीटिंग करते हैं जैसे डैम्स वगैरह में हम, जहाँ पे हमें लो हीट सीमेंट चाहिए होती है, वहाँ पे हम ये डालते हैं। जहाँ हम एक चीज़ और बता दूँ मैं यहाँ आपको, कि जहाँ पे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कम चाहते हैं, वहाँ पे हम C2S का कंटेंट बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विद लेस हीट जनरेशन, ये बिल्कुल सही है। रैपिड हार्डनिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि C3S हमने कम किया है। बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बताया नहीं था कि अगर हम C2S का कंटेंट बढ़ाते हैं तो ये बेटर रेजिस्टेंस देता है केमिकल अटैक्स के लिए, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, क्योंकि हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ देगा विद लेस हीट जनरेशन, और बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक भी करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछा है विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास कंक्रीट वर्क सच एज डैम। अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, वो मैंने आपको ऐसे ही एडिशनली बता दिया था, यहाँ पे पूछ ही लिया है क्वेश्चन, ये भी पूछ लिया है। तो लार्ज मास कंक्रीट वर्क्स में हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है कि भाई क्रैक्स ना जनरेट हो, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती रहे, और हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो, जनरेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो। तो उसके लिए अगेन हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करेंगे, उसमें हम C2S की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयर परमिबिलिटी मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ये क्वेश्चंस आपको देख के बड़े इजी लग रहे होंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन या तो SSC का पूछा गया है या इंजीनियरिंग सर्विसेज का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपने आप से कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, मैं आपको वही करा रहा हूँ जो आता है, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, और मुझे जो लगता है प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और काफ़ी बार पूछे भी गए। तो यहाँ पे एयर परमिबिलिटी मेथड की बात करें हम लोग, तो ये फाइननेस ऑफ सीमेंट से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे तो बहुत बेसिक सा है, तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इनमें कंफ्यूज होते रहोगे। रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट तो वैसे कोई टेस्ट नहीं होता है, या तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो या टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, और इसमें कंफ्यूजन जाएगा।
एक टाइप ऑफ एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है, मतलब एटलीस्ट या तो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, या तो आपको लग रहा है कि आपको आंसर पता है। उस केस में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो उस केस में भी आप एक बार को टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो आप क्वेश्चन छोड़ दें, तुक्के ना मारें बस। ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दें। एसएससी में भी काम देगा, और अदर्स जितने भी एग्ज़ाम है आपके स्टेट लेवल के हों, या फिर कोई सेंट्रल लेवल का भी एग्ज़ाम है, तो सब में यही चीज़ आप ध्यान रखें। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ठीक है, कई पेपर्स में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और लोग तुक्के मार के चले जाते हैं, तो अच्छा खासा जो सिलेक्शन होना होता है वो भी रह जाता है। तो तुक्का तो बिल्कुल मतलब ख़त्म ही कर दो, ये सोच लो एक तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो आ गया, कंटेंट भी पूछ रखा है, और ये शायद इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, ईयर नहीं पता है मुझे। अब ये देखो, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट पूछ लिया, डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्वेश्चन, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। अब देखो हम जानते हैं सबसे बेसिक सी चीज़ है कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये सबसे बकवास चीज़ है। तो सबसे बकवास चीज़ होगी, हम यही चाहेंगे कि भाई ये सबसे कम हो। तो डी सबसे कम क्या है, 6 to 8%। इसको सीधे 3 से कनेक्ट कर दो। अब देखो डी को 3 से कनेक्ट करते ही 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें यहाँ। अब अगर हम ए को अगर हम यहाँ से एलिमिनेट कर पाए, तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा। अब पहला ऑप्शन ए का 2 बोल रहा है या 4 बोल रहा है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C3S, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, और ये सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 50% मैंने आपको बताया था। तो ए का सीधा सीधा 50 से 60%। तो यहाँ पे एकदम आंसर क्लियरली दिख रहा है कि ए का 2 और डी का 3। तो बिना पूरे ऑप्शंस को पढ़े हम यहाँ पे ये एकदम क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए एक जो शर्त है हमारी वो ये है कि कोई एक ऑप्शन कॉमन हो, और दूसरे किसी एक को एलिमिनेट करते ही पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इनको भी ध्यान में रखेंगे तो पूरा टाइम बचेगा आपका, और क्वेश्चंस इजीली भी सॉल्व हो जाएंगे। चारों नहीं भी पता है तो भी 2 ऑप्शन से ही काम चल जाएगा। हालांकि एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट ये जो कंटेंट है ये सीधा पूछा जा सकता है। देखा जाए तो एक तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए, एसएससी में से 4 क्वेश्चन बना सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रॉपर साइज ऑफ माउल्ट फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज। अगर आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पढ़ रखा है तो बहुत इजीली क्वेश्चन ही हो जाएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं 7.05 सेंटीमीटर क्यूब, 10.05, 15, 12.0 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब चारों क्यूब ही ऑप्शन दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं सीमेंट की। सीमेंट सैंड का जो इसमें प्रोपोर्शन होता है वो 1:3 का होता है। वाटर जो लेते हैं इसमें P/4 प्लस 3% लेते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का, और उसको जो हम भरते हैं वो 70.6 mm के क्यूब में भरते हैं। यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है 7.05 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। तो इसके बाद इसको हम यूटीएम के थ्रू टेस्ट करते हैं, रिक्वायर्ड एज जो भी हो हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ सीमेंट की कौन सी सीमेंट है, 33 ग्रेड की है, 43 ग्रेड की है, 53 ग्रेड की है। सीमेंट के 3 ग्रेड होते हैं ओपीसी के, 33, 43 और 53। और 33, 43, 53 रिप्रेजेंट करता है इनकी जो 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बेसिकली यही 3 सीमेंट होती हैं ओपीसी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, और ये एसएससी में पूछा जा सकता है। जिस तरीके से एसएससी अपना लेवल डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, ये क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ इसमें दम है। इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, ये पूछ रहा है कि फाइननेस बढ़ाएंगे अगर हम सीमेंट की तो क्या होगा। रिड्यूस करेगा रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लेड्स टू हायर श्रिंकेज। तो श्रिंकेज तो ऑफ कोर्स हायर होगी, लेकिन स्ट्रेंथ कम नहीं होगी बॉस, ये गलत है। इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपमेंट, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिटेरियोरेशन, ये भी नहीं होगा। रेट तो बढ़ेगा लेकिन घटने का सवाल नहीं है डिटेरियोरेशन का, क्योंकि उसके आसपास मॉइस्चर ज़्यादा आएगा। अगर आप ज़्यादा पतली सीमेंट रखेंगे, फाइन रखेंगे, तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इंक्रीज होगा वो एक्चुअली में।
डिक्रीजेज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड इंक्रीजेज द ब्लीडिंग ऑफ सीमेंट। बकवास है एकदम। रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट डिक्रीज नहीं होगा, यहीं गलत हो जाता है ये क्वेश्चन का, इसका ऑप्शन सॉरी। तो फोर्थ पॉइंट बचता है इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लेड्स टू हायर श्रिंकेज। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर होगा डी। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल टर्म्स में। जैसे जैसे हम फाइनेस बढ़ाते हैं सीमेंट के पार्टिकल्स की, उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बढ़ जाती है, और जितनी जल्दी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी उसकी मतलब रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और उसकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी होगी। और जब मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी सीमेंट, जब वो वापस जाएगा मॉइस्चर एनवायरनमेंट में, तो उस समय वो जो है हायर श्रिंकेज के चांसेस उसमें रहेंगे, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब किया था। अब पानी का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो जब वो एवोपरेट होगा ऑन द पासिंग ऑफ टाइम, तो उसकी श्रिंकेज भी हायर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट क्लेनेस। तो इसमें अगर आपको ऑप्शन पता है, देखो ये कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट। ये होता है 1350 से 1650। अब 1300 दे रखा है या 1500 दे रखा है या 1600 भी दे रखा है, तो हमें ऐसी रेंज चूज करनी होगी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो थोड़ा हट के दिया होता है। मतलब जैसे मान लो कि अगर आपका आंसर 5 है, तो एक बार एक जगह दे दिया 5.5, एक जगह दे दिया 4.9, तो आपको नियर बाई ऑप्शन टिक करना होता है। और दूसरी चीज़ एक ये भी होती है कि मान लो अगर स्ट्रेस पूछ लिया आपसे इस तरीके से, अब स्ट्रेस में क्या होता है कि 5 किलो न्यूटन पे मान लो वो फेल कर जाएगा। अब एक तरफ दे दी 4.4 और एक तरफ दे दी 5.1, तो हम 4.4 पे जाना प्रेफर करेंगे, ना कि 5.1 पे, क्योंकि हम 4.4 पे सेफर साइड में रहेंगे। अगर 5.1 पे चला गया तो वो अपने आप ही फेल कर जाएगा मटेरियल, वो स्ट्रेस का केस होता है। अभी हम आगे सोम देखेंगे तो उसमें वो चीज़ें भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल्सियस सेंटीग्रेड जो भी कहो। अब स्पेसिफिकेशंस ऑफ ए सीमेंट बैग फॉर स्टोरेज। अब मुझे लगा कि यार कई बार क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चंस एक तरीके से देखा जाए तो ये कवर अप हो रहा है इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है शायद, कंफर्म नहीं है, या तो एसएससी का है या इंजीनियरिंग का, दो ही का होगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में ना पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो वेट 50 किलो होता है सीमेंट बैग का, ये तो सबको ही पता होता है। हाइट 18 सेंटीमीटर होती है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जब इसको हम स्टोरेज के लिए लेके जाते हैं तब की बात बता रहे हैं ये लोग। ऐसा मत सोचना कि हाइट सीमेंट के बैग की 18 सेंटीमीटर होती है, कहते हैं क्या बावला हो रहा है यार, 18 सेंटीमीटर का सीमेंट का बैग छोड़ना होता है, वो तो हमने भी देखा है। अरे जब स्टोरेज करते हैं तब उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। प्लान एरिया 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, वॉल्यूम 35 लीटर या 0.035 मीटर क्यूब। तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक है, याद करने वाली चीज़ें हैं बेसिकली। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस या ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल थिंग्स नहीं है इसमें। तो इसका आंसर होगा डी, ए बी सी डी चारों सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत क्वेश्चन अच्छा आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड। ये सारे के सारे बोगस कंपाउंड है, इनकी एक हीट ऑफ हाइड्रेशन भी होती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, वो है रेट ऑफ हाइड्रेशन। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे टीचर थे जिनसे मैं पढ़ा हूँ, मतलब नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत जाने माने फैकल्टी हैं। तो 16 में शायद मैं पढ़ा था, 2016 में मैंने कोचिंग की थी, तो उनसे पढ़ा था मैं। तो किसी बच्चे ने क्लास में उठ के पूछ लिया था कि सर सबसे ज़्यादा तो C3A का मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का होता है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन, और इसने पूछ रखा है रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो उन्होंने रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछा था, तो उसने C3A आंसर दिया, और वो सर से एकदम बहस करने के मूड में आ गया कि सर C3A का सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो सर बोले, उससे बड़ा मस्त एग्जाम्पल लगता है मुझे, आज तक याद है, कि एक बात बताओ, मानता हूँ 5 रोटी खाते हो तुम, अगला बंदा 3 रोटी खाता है, लेकिन जो तुम्हारी रोटी खाने की स्पीड है वो है 10 रोटी पर मिनट की, और अगले बंदे की है 30 रोटी पर मिनट की।
मतलब स्पीड की बात हो रही है यहाँ, कौन ज़्यादा कर रहा है वो बात नहीं हो रही है। तब भी उसको समझ में आया था शायद कि हाँ भाई सर कहना क्या चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सा और ईजियर करते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। मानो एक गाड़ी एक बार इंजन में, मतलब प्लेटिना मान लो यार, प्लेटिना एक बार अगर उसको टैंक फुल कराओ तो वो मान लो 500 किलोमीटर जाती है, ठीक है, लेकिन स्पीड उसकी 70 ही है। लेकिन दूसरी तरफ बुलेट है, एक बार टैंक फुल कराओ वो जाएगी 300 किलोमीटर, लेकिन स्पीड उसकी होगी कितनी, उसकी मान लो 100 की स्पीड से आराम से चली जाएगी। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है? बेसिकली रेट ऑफ हाइड्रेशन से इसका मतलब है कि जल्दी किसका हाइड्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दे रखा है इस तरीके का, C3 है। नहीं, ये गलत हो जाएगा अगर आपने पहला ऑप्शन टिक कर दिया तो सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो C3A की होती है, मैं मानता हूँ ये चीज़। वो होती है लगभग 310 कैलोरीज पर ग्राम करके होती है। लेकिन रेट ऑफ हाइड्रेशन जो सबसे ज़्यादा होता है ना, वो होता है C4AF का। सबसे ज़्यादा C4AF, उसके बाद C3A, फिर C3S, और फिर आता है अपना बेचारा गरीब C2S। अगर इनके, मैं तुम्हें हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में बताऊं, इसको कंफ्यूज मत करना रेट ऑफ हाइड्रेशन से। मैं आपको 90 दिन का हीट ऑफ हाइड्रेशन बता रहा हूँ। C4AF का होता है 100 कैलोरीज पर ग्राम, C3A का होता है 310 कैलोरीज पर ग्राम, C3S का होता है 100 कैलोरीज पर ग्राम, और C2S का होता है 40 कैलोरीज पर ग्राम 90 दिन के बाद। अब देख लो इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन में कितनी कमी है। इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, या ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें लो हीट सीमेंट चाहिए जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो, बेसिकली वहाँ पे C2S को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ इट्स एब्सॉर्ब्ड मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, कि अगर सीमेंट 5% से ज़्यादा सीमेंट अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले तो वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है, उसमें लम्प्स बन जाते हैं और वो फर्दर यूज़ के लायक नहीं रहता। मतलब यूज़ तो कर सकते हैं लोग हालांकि उसको, लेकिन वो अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा जिसमें आप उसको यूज़ करोगे, जिस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के लिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। लोग तो रखी हुई लम्प्स की सीमेंट भी यूज़ कर लेते हैं, मैंने देखा है लोगों को अक्सर, कि थोड़ी सी तो ख़राब है, जितनी यूज़ हो रही है यूज़ कर लो। भाई सीमेंट की क्वालिटी डिटीरिएट हो जाती है जब उसको हम रखते हैं काफ़ी टाइम तक। इसीलिए हम जब भी कोशिश करते हैं, आप देखते होगे आपके घर में भी कभी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो, कि सारे मटेरियल्स हम एडवांस में मंगा लेते हैं। मान लो अगर आपका बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो एक ट्रक या 50 कुंटल या 60 कुंटल एक साथ हमने वो मंगा लिया, सीमेंट मंगा ली, सॉरी सीमेंट नहीं, बालू वगैरह जो बोलते हैं, बदरपुर जिसको बोलते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में, सैंड, और एग्रीगेट मंगा लिया 50-60 कुंटल। लेकिन सीमेंट के उतने ही बैग मंगाते हैं जितने कि हम जल्दी जल्दी यूज़ करें। 50 बैग मंगा लिए एक बार में, 10 बैग मंगा लिए, 20-50 100 बैग मंगा लिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं मंगाते। तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि वो बेकार हो जाती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शंस ऑफ वाटर विद। अब पूछ रहा है ये कुछ कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट किसकी वजह से होता है, केमिकल एक्शन ऑफ वाटर के किसके साथ होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, दोनों के साथ होता है। डाई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दोनों के साथ होता है। ये अपना C4AF, C3S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ डाई कैल्शियम सिलिकेट के साथ भी होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट के साथ भी होता है। तो इसमें सी ऑप्शन हालांकि गलत होंगे, ये तीसरा वाला गलत होगा, क्योंकि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट कुछ होता ही नहीं है। एल्यूमिनेट चलो यार होता होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट कुछ नहीं होता। मतलब ये तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहले दो सही हैं तो हमें मजबूरन ऑल ऑप्शन आर करेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले दो ऑप्शन सही हैं। मतलब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके के ही रेस्पॉन्स को दें। वहाँ पे कोई एक चूज़ करेंगे तो वो दूसरा चूज़ कर लेगा। लास्ट में होता ये है बहुत सी बार कि एसएससी वो जब आप ऑब्जेक्शन देंगे क्वेश्चन पे तो शायद इसको एलिमिनेट करके सबको ये नंबर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये करके आएँ तो बेटर रहेगा।
क्योंकि कई बार लोग इनको सही मान लेते हैं और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर द रिपेयर ऑफ रोड्स, आ गया ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये ईएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ईएससी वाले। तो ये पूछ रहा है कि रिपेयर ऑफ रोड्स के लिए कौन सा सीमेंट हम यूज़ करेंगे। तो लो हीट सीमेंट नहीं भाई, क्योंकि हमें वहाँ पे चाहिए होती है अर्ली स्ट्रेंथ। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग की क्या ज़रूरत है, इतना एग्रेसिव ग्राउंड कंडीशंस नहीं होती, क्योंकि नीचे हम सब ग्रेड बनाते हैं, सब बेस बनाते हैं, फिर बेस कोर्स देते हैं, फिर सरफेस कोर्स देते हैं। तो या फिर अगर हमारा रिजिड पेवमेंट भी है तो भी उसमें स्लैब एक्शन होता है, उसके नीचे हम एक सब बेस लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही आंसर इसका होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट्स एंड सेट्स इमीडिएटली आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इज। तो मैंने आपको कई बार बता दिया है स्टार्टिंग से अब तक कि C3A जो है वो सबसे पहले रिएक्ट करता है पानी के साथ, फ्लश सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जो जो एक एक वर्ड मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है, क्योंकि पढ़ाई कभी इजी नहीं होती मेरे दोस्त। पढ़ाई हमेशा टिपिकल रहती है, और अगर हर कोई पढ़ लेना तो फिर दुनिया में कोई, मतलब वो बोलते हैं ना कि टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, सभी नवाब हो जाएंगे, तो फिर काम कौन करेगा। इस टाइप का एक कुछ रहता है। तो पढ़ने में बोरियत भी आती है, पढ़ना अजीब भी लगता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सफल वही होता है जो इन चीज़ों को ओवरकम करके आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर हमारा देख लिया हमने, C3A। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। C3S डेवलप अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल ये भी कह सकते हैं। C3A रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए एंड इनिशियल रैपिड सेटिंग। अब यहाँ पे हमारा फेलाइट फालतू कंटेंट आ गया, ये इसको तो बच के ही रहना है, ये कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा सेट फ्लैश हो जाता है, थोड़ा बहुत, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो होता है फ्लैश सेटिंग वो C3A का ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इम्प्रूव्ड बाई पोज़ोलाना। अब पोज़ोलानिक मटेरियल्स होते हैं कुछ, मैं आपको बताऊं, उनका क्या होता है कि खुद की उनके अंदर कोई भी ऐसी कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, या फिर बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है जिसे हम बेसिकली कह सकें, लेकिन जब वो सीमेंट के साथ मिक्स किए जाते हैं तो वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी को गेन कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान, मतलब सीमेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करके उनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे हमारे घर में, मतलब हमारे सभी लोगों के घर में जो भी आज तक कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, कोई विशेष तरीके का ना हुआ हो, अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी ने डेवलप वगैरह कराया हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट बड़ा देके कोठी वोठी, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना हो, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं बेसिकली वो फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट यूज़ करते हैं। कभी घर पे जो सीमेंट आए आपके, वो देखना, वो फ्लाई एश बेस्ड होती है, PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट। PPC होती है, ज़्यादातर फ्लाई एश बेस्ड होती है। ब्रीडिंग को भी इम्प्रूव करती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी अच्छा, मतलब कम रहता है, परमीबिलिटी डिक्रीज करती है, श्रिंकेज भी कम करती है। तो ये लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ है पोज़ोलानिक मटेरियल की, और सारे ही ऑप्शन सही हैं। ब्लीडिंग कम करती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करती है, परमीबिलिटी कम करती है, श्रिंकेज भी कम करती है। और कम करने से मतलब है ये इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि ये सारी ये ब्लीडिंग दुखदाई, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा अधिक हो तो दुखदाई, श्रिंकेज तो सबसे ज़्यादा दुखदाई है सीमेंट के लिए, परमिएबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो फिर परेशानी करेगी, श्रिंकेज बढ़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाई वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ गया, मतलब ऐसे क्वेश्चन जनरली हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ये मिला है, इसलिए इसको मैंने कंसिडर भी किया है कि हाँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कोई पूछा जाए तो इसको आप कर पाओ। तो इसमें ऑप्शन दे रखते हैं, फुल कैपेसिटी ऑफ द वेयर हाउस, ये नहीं होगा। प्रेशर एक्सक्रीशन ऑफ द बैग्स ऑफ अपर लेयर, प्रेशर एक्सक्रीशन मतलब बाहर थोड़ा निकाल रहे हैं यार, प्रेशर आता है प्रेशर तो अपर लेयर से। प्रेशर कॉम्पैक्शन ऑफ द बैग्स ऑफ लोअर लेयर, हाँ ये ऑप्शन सही होगा। प्रेशर कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन मतलब उसको दबाते हैं,
सॉइल में भी आपने देखा होगा, कॉम्पेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, और वो एक अलग टॉपिक है सर, उसके बारे में भी बात की जाएगी जब सॉइल पढ़ेंगे। तो प्रेशर कॉम्पेक्शन ऑफ द बैग्स ऑफ लोअर लेयर, ये सही इसका ऑप्शन होगा। चलो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका एक कोई IS कोड भी होता है, वो भी इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया, थोड़ा अजीब है। सीमेंट को हम स्टोर करते हैं वेयर हाउसेज में, और उनके आपने देखा होगा बहुत सारे स्टैक्स लगा दिए जाते हैं, स्टैक्स इन द फॉर्म, बहुत सारे। आप कहीं सीमेंट वीमेंट खरीदने भी गए हो लोकल लेवल पे, तो आपने देखा होगा कि धांग लगा देते हैं सीमेंट की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। उनके नीचे मतलब इस तरीके से उन्हें रखा जाता है कि उनको किसी भी डैम्पनेस से हम बचा सकें। सीमेंट बैग्स को इतना नज़दीक रखा जाता है कि उनके अंदर से सर्कुलेशन ऑफ एयर को हम जितना मतलब मैक्सिमम हो सके उतना रिड्यूस कर सकें, क्योंकि जब हवा पास नहीं होगी वहाँ से ज़्यादा तो एक वैक्यूम की तरह होगा वो, और वहाँ मॉइस्चर कंटेंट नहीं बढ़ेगा। owing to pressure on the bottom layer of bags, the cement in lower bags gets lumped और known as warehouse bag। वही कि प्रेशर आ जाता है नीचे वाली लेयर के ऊपर, उसको हम वेयर हाउस बैग बोलते हैं। ये इजीली रिमूव किया जा सकता है बाय रोलिंग द बैग्स व्हेन सीमेंट इज टेकन आउट फॉर यूज। मतलब इस प्रेशर को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, सीमेंट ऊपर से बैग हटाते जाओ, उनको यूज करते जाओ, और आराम से वो इजीली रिमूव हो सकते हैं। अवॉइड करने के लिए वेयर हाउस पैक्स, हाइट ऑफ स्टैक इज रेस्ट्रिक्टेड बाय IS 4082। मतलब इस क्वेश्चन को लाने का जो मेन पर्पज था वो यही था, IS 4082। वेयर हाउस पैक को अवॉइड करने के लिए कौन से कोड का इस्तेमाल करते हैं, IS 4082 का, और जो उसकी हाइट होती है वो 10 बैग से ज़्यादा नहीं रखी जाती है, एक स्टैक में आप 10 बैग से ज़्यादा नहीं रखेंगे, और ये डिफाइन किया गया है IS कोड 4082 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी लग रही थी, क्योंकि ये बड़ा अटपटा टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें एक बेसिक सी चीज़ भी दे रखी है कि 10 बैग्स का स्टैक होता है मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये पूछे जा सकते हैं, और सिलेक्शन वहाँ भी होता है कि जो किसी को ना आए वो आपको आ जाए, तो वो आपको एक बड़ा एज दे के जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को लाने का थोड़ी बोरियत होती है ऐसे क्वेश्चन से, मैं समझता हूँ सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये करना तो है ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेड ऑफ सीमेंट अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब बताओ यार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई हिसाब है मतलब मजाक करने का भी, पूछ रहा है OPC का ग्रेड कौन सा नहीं है। अगर भाई 33 होता है, 43 होता है, 53 होता है, 63 तो कोई ग्रेड ही नहीं होता, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों उठा के डाल देते हैं, और लोग क्या करते हैं, जो कठिन क्वेश्चन आते हैं उनको ईगो पे ले जाते हैं और उनसे ही खेलते रहते हैं। लास्ट में पता चला लास्ट के 10-20 क्वेश्चन देखे ही नहीं, और लास्ट के 10-20 क्वेश्चन नहीं देखे, और जब वो बाद में देखे और किसी दोस्त ने बताया कि भाई ये पूछा गया था वो पूछा गया था, तब कहते हैं अरे यार लास्ट में ये पूछा गया था। और जब ऑब्जेक्शन की आती है, आंसर की आती है, उस समय देख के सिर पे हाथ रखते हैं कि यार मैंने शायद ये इन क्वेश्चनों पर टाइम वेस्ट नहीं किया होता, तो ये लास्ट में क्वेश्चन जो है मैं कर लेता आराम आसानी से। पता लगा 20 में से 18 क्वेश्चन तो आपको आते थे। तो भाई पहले पूरा पेपर देखना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। बताओ यार, इससे सरल क्या लोगे आप लोग, अब मतलब हलवा दे दिया है आपको, इससे ज़्यादा हलवा हो ही नहीं सकता। ये भी पूछ लेते कि दोनों की वजह से कौन सा निकाल सकता है हमारा, दोनों ऑप्शंस दे दिए होते कि लीच चैटिलियर्स ऑटोक्लेव, तब भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता। ये तो सीधा सीधा ही दे दिया यार। तो साउंडनेस हमारा ऑटोक्लेव से होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन SSC JEE इंजीनियरिंग सर्विसेज ऐसे पूछे गए हैं। अब आप आइडिया लगा लो कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पेपर में क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो तरीका होता है ना सॉल्व करने का उस टाइम, वो बदल जाता है, क्योंकि आपका माइंड होता है प्रेशर में। और इस प्रेशर से पार पाने का एक ही तरीका है, वो है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वो चीज़ आपकी इतनी हैबिट में आ जाए कि आप उसे अगर नींद में भी देख रहे हो ना, कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट ऑटोक्लेव टेस्ट,
लीच एटिलियर्स दोनों होते हैं। लीच एटिलियर्स से सिर्फ लाइम का होता है, और ऑटोक्लेव से फ्री लाइम और मैग्नीशिया कंटेंट दोनों निकाल सकते हैं। इस तरीके का आपका लेवल आ जाए ना, तो ईजीली आप क्वेश्चंस को एकदम गोली की तरह निकाल दोगे और आराम से पूरा क्वेश्चन पेपर कर ले जाओगे बहुत ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ। तो लीस्ट परसेंटेज किसी ऐसी मटेरियल की होनी चाहिए जो कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि कलर के लिए मैग्नीशिया भी रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन आयरन ऑक्साइड जो होता है ना, वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आयरन ऑक्साइड जो बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर देता है, वो जितना कम कंटेंट में होगा इसमें, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। वो सीमेंट वाइट रहेगा और उसमें आयरन ऑक्साइड कम होना चाहिए। अब ये क्वेश्चंस आज के लिए थे हमारे, लगभग 30-35 क्वेश्चन होंगे, गिने नहीं है मैंने, जो मेरे को अच्छे लगे वो क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। लेकिन ये लगभग 50 क्वेश्चन से भी ऊपर है, क्योंकि हर क्वेश्चन के जो पार्ट्स है ना, उससे आप 4-4 क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। और आपने ये देखा होगा आज कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस तरीके से आए हुए हैं और कैसे कैसे इनका लेवल रहता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अपने हिसाब से फ्रेम नहीं किया है। ये सारे क्वेश्चंस या तो एसएससी जेईई में आए हुए हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं। पेपर में क्वेश्चंस का लेवल सेम ही रहता है, इनसे अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यही क्वेश्चंस रिपीट होकर तरीके से पूछे जाते हैं। एक और पार्ट लेंगे अभी हम सीमेंट का, जिसमें और थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, जो किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, मतलब पूछा यही जाएगा लेकिन उनमें फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो उस तरीके से आप जब देखेंगे उन क्वेश्चंस को, तो आपको पता लगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है उसको पढ़ के देने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस लैंग्वेज से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो था कि एक कंटेंट ऐसा डाला जाए जो कि लोगों को पता लगे कि हाँ, मैं सच में थोड़ा बहुत कुछ उनके लिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे पिछली वीडियो को डाले हुए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस डाले। हालांकि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की इनके लिए, टाइम नहीं मिल रहा था काफ़ी दिनों से। अब घर पे आया हूँ, रक्षाबंधन है, तो इसलिए ये वीडियो बना के मैंने डाल दी है। तो आगे की कोशिश करूँगा मैं कि लगातार वीडियोज़ डालूँ और कंटेंट आपको क्वालिटी का प्रोवाइड करूँगा। देखो यार, 2-3 चीज़ें हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। वैसे क्वेश्चंस की बात करें तो यहीं ख़त्म हो रहा है। थोड़ी सी बातें आपसे करूँगा, हो सकता है आपको सही लगे, हो सकता है आपको गलत लगे, ये आपका नज़रिया होगा। लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको बेनिफिट करेंगी ज़रूर। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पास जो टाइम बचा हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ऑप्टिमम टाइम है अगर आप सही से यूटिलाइज़ करोगे तो। 3-4 महीने हैं, अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को भूल जाओ। अगर अक्टूबर तक नहीं पढ़े तो नवंबर में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आप लोग। नवंबर सिर्फ टेस्ट देने के लिए होता है। और जहाँ तक अगर स्टार्टिंग में होता है नवंबर के, तो फिर तो कुछ नहीं होगा, अक्टूबर में ही आपको करना पड़ेगा जो कुछ करना पड़ेगा। और अगर नवंबर के लास्ट में भी पेपर होता है तो भी आपको नवंबर सिर्फ टेस्ट के लिए ही बुक करना चाहिए। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे 2 से ढाई महीने आपके पास है, जिसमें आप प्रिपरेशन को अपनी को बूस्ट कर सकते हैं जितना मर्जी, नई चीज़ें पढ़ सकते हैं, टाइमली फिनिश कर सकते हैं उन चीज़ों को, और अपना आगे का कंटेंट, आगे की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अभी से बना लें, उसको ध्यान से अपने पूरा करें। वंस यू डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है, स्टिक टू दैम, मतलब उनसे चिपक जाना है बिल्कुल। फेविकॉल फेविकॉल वाला जो वो था ना, पुराना ऐड देखा होगा आपने, कि चिपक ही जाते थे लोग लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम नहीं, मतलब पर्टिकुलर इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको इससे एकदम चिपक जाना है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। और भाई, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यार प्लीज़ अपने लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिएगा इस टाइम। क्योंकि जो वैकेंसीज अब आने वाली है ना, एसएससी जेई का, जो हाल मैं और डिपार्टमेंट्स का देख रहा हूँ, रेलवेज हो या कोई भी हो, धीरे धीरे गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेटाइज करते जा रही है। तो इन फ्यूचर हो सकता है एसएससी जेई की वैकेंसीज, मतलब ऐसा कहीं नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं बस आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। देखो यूपी में हो रहा है कि अभी आजकल जो वैकेंसीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आने लग गई हैं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का इरादा साफ है
एक स्टेट, 2 स्टेट, फिर सेंट्रल लेवल देखना है उनको। तो आपके पास जो ये 3-4 महीने हैं, इसमें आप गवर्नमेंट जॉब ले लो। मतलब राजा महाराजाओं वाली ज़िंदगी शायद मुझे लग रहा है ऐसे लोगों की होगी आने वाले टाइम में जिनके पास गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को तो रगड़ेंगे वो ढंग से, निकाल फेंकेंगे अगर नहीं होगा कुछ तो। हालांकि आजकल तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी ठंडा खूब अच्छा कर रखा है, बहुत वर्क प्रेशर है। काम ऐसे बोलते थे ना कि काम नहीं होता, काम नहीं करना पड़ता, बस घूमते रहते हैं, मस्ती करते हैं, छुट्टियाँ मिल जाती हैं। पुराने ज़माने की बातें थी भाई सारी। आज की डेट में बहुत काम करना पड़ता है, वर्क प्रेशर दबा के होता है। हाँ, बस जॉब सिक्योरिटी है। और जो कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, जितना काम आप कर रहे हो वो आपके बराबर काम कर रहा है, तो वो आपकी हाफ पे भी नहीं पा रहा होगा। और हाँ, नो डाउट समाज में इज्जत, ये 3 चीज़ें होती हैं जो मिलती हैं। और यहाँ पे जो मैंने तीसरा पॉइंट लिख रखा है, कंटेंट ऑफ कोचिंग एंड पेड क्लासेस। देखो, किसी को मैं कोई ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ कि कोई कोचिंग ख़राब है या पेड क्लासेस ख़राब है। भाई जो बंदा पैसे ले रहा है आपसे तो पढ़ाएगा वो आपको बेहतरीन ढंग से ही। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपके पास अपने सेल्फ नोट्स हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खरीद के लाइए, ईएससी के और एसएससी के। गाइड मैं आपको करता रहूँगा। हालांकि चमक धमक थोड़ी कम होगी मेरे कंटेंट में, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चमकीले तरीके से, क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास उतने ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ बस किसी एक बंदे को भी मैं इफेक्ट कर दूँ और वो सिलेक्ट हो जाए, तो मेरा काम पूरा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। तो अगर आप कोचिंग वगैरह कोई लेना चाहते हो तो बेसिक लो आप, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, चमक धमक भले ही कम हो लेकिन कंटेंट एकदम क्लासिकल होगा। मतलब जिन टीचर्स से मैं पढ़ा हूँ ना, वो एकदम टॉप लेवल के टीचर्स थे अपने टाइम के, आज भी हैं, आज तो खैर नेक्स्ट लेवल के हैं वो लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये पहला लेक्चर था मेरा। पता है बोरियत होती है पढ़ाई में, कभी पढ़ाई इतनी ईजी नहीं होती है। पढ़ाई हमेशा से कठिन रही है और हमेशा रहेगी, वरना हर कोई पढ़ लिख के नवाब बन जाएगा। जितना ज़्यादा आप तप लोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ्यूचर में आसानी रहने वाली है। स्ट्रगल सेम होते हैं दोस्त, कोई रियायत नहीं होती ज़िंदगी में किसी के लिए। आज कर लो, वरना ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद बहुत अच्छी रॉयल लाइफ हो जाएगी या मतलब फरारी में घूमोगे आप। लेकिन ऐसा भी नहीं रहेगा कि जो 90% जनता की हालत है वैसी भी आपकी नहीं रहने वाली है। आप 90% लोगों से अबव होंगे और 10% से नीचे, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके हो सकता है 2 से 3 दिन में अगली वीडियो है सीमेंट का पार्ट 2, और सर्वेइंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।